हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, किस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसी के साथ साथ हमने मेंडल के नियम को भी अच्छे से समझ लिया था। हमने ये भी चर्चा की थी कि जैव विकास हम किसे कहते हैं, जैव विकास का आधार क्या है। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे जाति के उद्भव के बारे में कि नई जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा जब नई संतति का जन्म होता है तो वो अपने जनक की भांति दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं उनमें उत्पन्न हो जाती है। ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म विभिन्नताएं हैं, ये किसी स्पीशीज की समष्टि के सामान्य लक्षणों में तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन नई स्पीशीज का उद्भव करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि ये जो विभिन्नताएं हैं बहुत ही छोटी छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे परिवर्तन में होते हैं, तो इसे नई स्पीशीज का उद्भव नहीं हो पाता है। लेकिन यदि मान लीजिए विभिन्नताओं की मात्रा बहुत अधिक होती है और समष्टि आपस में प्रजनन करने में असमर्थ हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों स्पीशीज अलग अलग हो गई है, हम स्वतंत्र स्पीशीज इन्हें कह सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि भृंगों का एक समूह दो भिन्न समष्टियों में बढ़ जाए और ये दोनों समष्टियां आपस में जनन करने में असमर्थ हो, तब हम इन्हें दो स्वतंत्र स्पीशीज कह सकते हैं, तब हम इन्हें अलग अलग स्पीशीज कह सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि विभिन्नताओं की मात्रा अधिक हो, इतनी अधिक हो कि वे आपस में जनन करने में सक्षम ना हो पाए। एक और परिस्थिति हम यहाँ पर लेते हैं कि यदि मान लीजिए वे झाड़ियाँ जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं वो किसी पर्वत श्रृंखला के एक वृहद क्षेत्रफल में फैल जाएं, तो क्या होगा, समष्टि का आकार भी विशाल हो जाएगा। यदि झाड़ियाँ बहुत वृहद स्थान पर फैल गई है तो समष्टि का आकार भी बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो व्यष्टि भृंग होते हैं, इंडिविजुअल भृंग है, ये अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर रहते हैं, ये बहुत अधिक दूर नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास ही कई अन्य उप समष्टियां विकसित हो जाती है। अब क्योंकि जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो जनन प्राय इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होता है। जो उप समष्टियां इस बड़ी विशाल समष्टि के आसपास विकसित हो गई हैं, उनके बीच में यहाँ पर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अब परिस्थिति को थोड़ा और बदल दिया जाए, क्या हो जाए कि यदि कुछ भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अथवा कौओं के द्वारा भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। कौए ने क्या किया, भृंग को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो इस भृंग को हम क्या कहेंगे, अप्रवासी भृंग हम इसे कहेंगे, जो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया है। तो ये जो अप्रवासी भृंग है, ये क्या करेगा, उस स्थान की समष्टि यानी कि स्थानीय समष्टि के साथ में ही जनन करेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो अप्रवासी भृंग है, इसके जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस भृंग ने क्या किया है, ये अप्रवासी भृंग है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया है और इसने यहाँ की स्थानीय समष्टि के साथ में जनन किया है। तो जो नई समष्टि है उसमें भी इस अप्रवासी भृंग के जीन प्रविष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से जीन का प्रभाव उन समष्टियों के बीच में भी होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है, लेकिन पूर्ण रूपेण ये अलग नहीं हुई है। कुछ भौगोलिक पृथक्करण के कारण ये अलग हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ये अलग नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए इसी प्रकार की दो उप समष्टियों के बीच में एक विशाल नदी आ जाए, तो क्या होगा, ये दोनों समष्टियां एक दूसरे से और अधिक पृथक हो जाएगी, तो दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। एक नदी बीच में आ गई है तो दोनों और की जो समष्टियां हैं वो आपस में जनन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए जीन प्रवाह का स्तर यहाँ पर और भी कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जो उत्तरोत्तर पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें आनुवंशिक विचलन से प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रह हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाएगी तो दोनों उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन के द्वारा अलग अलग विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी और धीरे धीरे इन विभिन्नताओं का संग्रह होते होते विभिन्नताओं की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। तो भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी अलग अलग होगा। जब दोनों समष्टियां भिन्न हो गई है, भौगोलिक रूप से पृथक हो गई है, तो इनमें प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, देखिए उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक उप समष्टि की सीमा में
चील द्वारा कोए समाप्त हो जाते हैं। एक जो उपसमष्टि है वहां पर चील ने क्या किया, सभी कोओं को समाप्त कर दिया। लेकिन दूसरी उपसमष्टि के साथ में ऐसी घटना नहीं होती है, जहां पर कोओं की संख्या बहुत अधिक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि पहले स्थान पर भृंगों का हरे रंग का प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर हरे रंग के भृंग का प्राकृतिक चयन होगा, क्योंकि दूसरी स्थिति में क्या है, कोओं की संख्या बहुत अधिक है। तो ये कोए क्या करेंगे, लाल रंग के भृंग का भक्षण अधिक करेंगे और इसलिए हरे रंग के जो भृंग है उनका प्राकृतिक चयन यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो भृंगों की इन पृथक उपसमष्टियों में आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से और अधिक भिन्न हो जाती है। यानी कि प्राकृतिक वर्ण और आनुवंशिक विचलन दोनों का ही संयुक्त प्रभाव होता है और इनके जीनों में और अधिक विभिन्नता आ जाती है, इनमें और अधिक विभिन्नता दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नई जाति का उद्भव होगा। मान लीजिए ये जो विभिन्नता उत्पन्न हुई है यह डीएनए में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि इससे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि जो दोनों समष्टियां हैं, दोनों उप समष्टियां हैं, उनमें उनके जो सदस्य हैं वो आपस में जनन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इनकी जो जनन कोशिकाएं हैं वो युग्मन करने में असमर्थ हो सकती है। तो हम कहेंगे कि अब ये जो दोनों उप समष्टियां हैं ये अलग अलग स्पीशीज यहाँ पर बन गई है। उदाहरण के लिए हम देखें कि भृंग की समष्टि में कुछ ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो गई जिसमें हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ में जनन करने की क्षमता खो दे। वे केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि अब नई स्पीशीज का उद्भव यहाँ पर हो गया है। हरे रंग के प्राकृतिक वर्ण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी और इसी के परिणाम स्वरूप नई स्पीशीज का उद्भव यहाँ पर होगा, जब इन दो उपसमष्टियों के बीच में आपस में जनन करने की क्षमता समाप्त हो गई है, अपनी जनन कोशिकाओं को युग्मन कराने में असमर्थ हो गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नई स्पीशीज का उद्भव यहाँ पर हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब हम कर लेते हैं इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें यहाँ पर कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। तो अभी हमने बात की कि ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक विचलन है, प्राकृतिक वर्ण है या अंतर प्रजनन में असमर्थता। ये सभी कारण नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं कि स्वपरागित होने वाले पौधे हैं उनमें जाति के उद्भव के लिए भौगोलिक पृथक्करण कोई विशेष कारक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्वपरागित पौधे में जनन प्रक्रिया एक ही पौधे में संपन्न होती है। केवल यहाँ पर पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नई जाति का उद्भव यहाँ पर नहीं होता है भौगोलिक पृथक्करण के कारण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि नहीं, स्वपरागित होने वाले पौधों में जाति उद्भव के लिए भौगोलिक पृथक्करण एक प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, नहीं। अलैंगिक जनन करने वाला जीव कैसा होता है, एकलिंगी होता है, यानी कि इसमें नर और मादा जनन अंग पृथक पृथक नहीं होते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्रों का मिश्रण संभव नहीं होता है। यदि मान लीजिए इसको भौगोलिक तौर पर पृथक भी कर दिया जाए तो भी क्या करेगा, उस स्थान पर अपने जैसे जीव ही उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई जाति का उद्भव नहीं हो सकता है। जब एक ही जीव जनन कर रहा है तो यदि हमने भौगोलिक परिस्थितियां बदल भी दी है तो भी क्या होगा, इसमें गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए भौगोलिक पृथक्करण यहाँ पर नई जाति के उद्भव के लिए कोई विशेष कारक नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।